हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंसर विद के में। स्टूडेंट, इस चैनल पर आपको मिलेगा क्लास 9th, 10th, 11th, 12th साइंस साइड के सारे टॉपिक्स का सबसे आसान एक्सप्लेनेशन, और इसके साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आए जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस के फिजिक्स का टॉपिक प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। इसका पहला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके देखिए, फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको सब चीजें आसानी से समझ में आएंगी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मान लीजिए ये कोई प्रकाश का स्रोत है, तो यहां से प्रकाश की किरणें चलकर आएंगी और इस चमकदार पृष्ठ से टकराएंगी, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इनको कहते हैं आपतित किरण। ये जा रही हैं, इनको कहते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आती हैं उसको कहते हैं आपतन बिंदु, और इस बिंदु पर एक लंब आप खींच देंगे, 90 अंश का कोण खींच देंगे, इसको कहेंगे अभिलंब। ये जो कोण होगा ये होगा आपतन कोण, और ये जो कोण होगा ये होगा परावर्तन कोण। ये चीजें आपको पता चल चुकी हैं पिछले वीडियो से। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई भी वस्तु, जितनी भी वस्तु है दुनिया में जो हमको दिखाई देती है, उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। जो सूरज की प्रकाश की किरणें हैं, ये सूरज की प्रकाश की किरणें आती हैं और उस वस्तु से टकराती हैं। टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती हैं, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। अंधेरे में अगर आपको किसी वस्तु को देखना होता है, मान लीजिए कि अंधेरा है और आपको किसी वस्तु को देखना है, यहाँ पर कोई वस्तु, इसको देखना है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जो टॉर्च होता है उस टॉर्च को स्टूडेंट्स, उस टॉर्च की रोशनी आप इस वस्तु पर डालते हैं। अंधेरे में अगर आपको इस वस्तु को देखना होता है तो उस टॉर्च की रोशनी को आप क्या करते हैं, इस वस्तु पर डालते हैं। फिर ये प्रकाश की किरणें टॉर्च से निकल करके स्टूडेंट्स, टॉर्च से निकल करके ये प्रकाश की किरणें इस वस्तु से टकराती हैं, और टकराने के बाद पुनः हमारी आंखों पर पड़ती हैं, तब जाकर के हम इस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहां पर भी स्टूडेंट्स प्रकाश का परावर्तन ही हो रहा है। ऐसा आप नहीं करते हैं कि अगर हमको वस्तु को देखना है तो टॉर्च को अपनी आंखों पर जलाएंगे फिर वस्तु दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। किसी वस्तु को देखना है तो अंधेरे में तो टॉर्च की रोशनी को आप उस वस्तु पर डालेंगे, तो जब ये वस्तु पर टॉर्च के प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो यहां से परावर्तित होकर सभी दिशाओं में जाएंगी। हर संभव दिशाओं में परावर्तित होकर के जाती हैं। जिस एंगल पर, जिस कोण पर हमारा आपतित किरण आएगा, उसी एंगल पर हमारा परावर्तित किरण जाएगा। तो हर संभव दिशाओं में ये परावर्तित होती हैं। हर संभव दिशाओं में जिधर ये जा सकती हैं उस तरफ ये परावर्तित होती हैं। तो इस तरह से ये वस्तु क्या होता है, हमको दिखाई देता है। तो कोई भी वस्तु हमको क्यों दिखाई देता है, इसका सीधा एक ही कारण है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही स्टूडेंट्स कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है, और वो वस्तु जो दिखाई देती है वो उस वस्तु की प्रतिबिंब होती है। जो हम देखते हैं वो उस वस्तु की क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। तो एक बात यहां से आपको पता चल गया कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, इससे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हमेशा होता है। यदि प्रकाश है तो प्रकाश का परावर्तन हमेशा होगा, और प्रकाश का परावर्तन होगा तो इसको, यहां से प्रकाश की किरण टकरा कर कहीं ना कहीं हमारी आंखों पर पड़ेंगी, फिर हम उस वस्तु को देख पाएंगे। जैसे कि ये वस्तु है, ये मार्कर है, इसको आप लोग भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, लेकिन इसका जो पोर्शन, जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये इस कैमरे में जो कैप्चर हो रहा है वो मैं नहीं देख रहा हूं, और जो पार्ट मैं देख रहा हूं वो उस कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है जिसमें जो आप देख रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि उस तरफ से, सामने से प्रकाश की किरणें आई, टकराई और सामने की ओर चली गई, तो कैमरे में कैप्चर हो गया और आप लोग देख रहे हैं। ऐसे ही इधर वाला पार्ट, इधर से प्रकाश की किरणें आई, टकराई, और टकराने के बाद फिर हमारी आंखों पर पड़ी, तब हम इसको देख रहे हैं। तो कोई भी वस्तु है, इससे हर संभव दिशाओं में प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, और वो टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। और टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ता है तब इस वस्तु का प्रतिबिंब, इस वस्तु का इमेज
हमारी आंख पर बनाता है, हमारी आंख में बनाता है, तब हम इस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं स्टूडेंट्स। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, आइए हम इसको समझते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये परावर्तक पृष्ठ है जहां पर प्रकाश की किरणें आती हैं और परावर्तित हो जाती हैं। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको समझते हैं। जब एक ही वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, किरणें का मतलब एक किरण नहीं रहेगा, एक से अधिक रहेंगी। जब एक ही वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर कहीं पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो वहां पर उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। किसी एक ही वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं, तो वहां पर उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब ये चीजें मान लीजिए कि आपके समझ में नहीं आई, तो इसको आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये कोई वस्तु है और ये परावर्तक पृष्ठ है। अब यहां से इस वस्तु से आपको अभी बताया हूं कि कोई भी वस्तु है तो उससे हर संभव दिशाओं में प्रकाश का परावर्तन होता है और हर संभव दिशाओं में प्रकाश की किरण टकरा करके जाती रहती हैं। तो एक प्रकाश की किरण मान लीजिए इस वस्तु से इस परावर्तक पृष्ठ से टकराया, यहां से चल करके ये इस परावर्तक पृष्ठ से टकराया, तो टकराने के बाद क्या होगा, इसी माध्यम में वापस लौट आएगा। तो यहां से फिर ये इस प्रकार से नीचे चला आया। ये मान लीजिए कि सीधे गया और टकरा के इस तरह चला आया। एक और प्रकाश की किरण यहां से आप इस पर डाल दीजिए, तो यहां से एक और प्रकाश की किरण गई, टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ, वो इसी तरफ चली आई। देखिए स्टूडेंट, इसी तरफ क्या हुआ, चली आई। तो ध्यान से समझेंगे, ये दो प्रकाश की किरणें गई, एक यहां पर टकराई, एक यहां पर टकराई। टकराने के बाद ये परावर्तित, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो ये टकरा कर आ रही है ये परावर्तित किरण, और ये टकरा कर आ रही है ये परावर्तित किरण, एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। तो एक दूसरे को, ये एक ही वस्तु से निकली हुई किरणें हैं, एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहां पर इस वस्तु का क्या बनेगा स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब बनेगा। वहां पर इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। एक ही वस्तु से ये दो प्रकाश की किरणें आई हैं, यहाँ पर टकराई हैं, और टकराने के बाद सीधा इस तरफ आई हैं। तो जो परावर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। तो जहां पर काटेंगी वहां पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर यहां भी काट रही हैं, तो यहां पर काट रही हैं, लेकिन एक परावर्तित किरण है, एक आपतित किरण है। एक परावर्तित किरण है, एक आपतित किरण है। तो जब ये आपतित और परावर्तित किरणें काटेंगी तब प्रतिबिंब नहीं बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी तब प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनने का कंडीशन पता चल गया। क्या कंडीशन है कि जब परावर्तित किरणें, और ये किरणें कहां से, एक ही वस्तु से आई रही होंगी, एक ये भी ध्यान में रखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। जब परावर्तित किरणें काटेंगी परस्पर, परस्पर माने आपस में काटती हैं, आपस में काटती हैं, तो क्या बनता, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स इस बात को। जब परावर्तित किरणें परस्पर काटती हैं तब क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब तभी बनेगा जब परावर्तित किरणें काटेंगे। और कहां पर बनेगा, वह प्रतिबिंब हमारा बनेगा जहां पर जिस बिंदु पर काटेंगी उसी बिंदु पर इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब ये प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है वस्तु से छोटा भी हो सकता है, और वस्तु के बराबर भी हो सकता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रतिबिंब हमारा है ये दो प्रकार का बनता है। एक बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब स्टूडेंट्स, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। एक है वास्तविक प्रतिबिंब स्टूडेंट्स और दूसरा है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब।
तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, इन दोनों बातों को भी दिमाग में बैठा लीजिए। ये जितनी बातें बताई जा रही हैं एग्जाम में तो नहीं पूछती हैं, लेकिन ये हमें पता रहेगा, ये हमको याद रहेगा, तो हम आगे के सेक्शन को और इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं। दूसरा है प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक है वास्तविक प्रतिबिंब, एक है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे को काटती हैं, वास्तविक रूप से एक दूसरे को काटती हैं तो क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक रूप से जब एक दूसरे को काटती हैं तो क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब आभासी रूप से काटती हैं, यानी वहां पर वास्तव में प्रकाश की किरणें नहीं होती हैं, हम मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर हैं, वहां पर होती नहीं है, हम मान लेते हैं कि प्रकाश की किरणें यहाँ पर हैं, तो वहां पर हमारा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा मतलब है जब डॉट डॉट में काटेंगी, इस तरह डॉट डॉट में एक दूसरे को काटेंगी तो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और जब इस तरह से वास्तव में काटेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा स्टूडेंट्स, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कोई डाउट इसमें? देखिए, तो इस तरह से हम सारी चीजों को समझ गए। जब वास्तविक रूप से प्रकाश की किरणें काटेंगी, इस तरह से यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि प्रकाश की किरण साफ साफ दिख रही है, टकरा कर रही। आगे इन चीजों को हम और डीप में समझेंगे और आसानी से समझेंगे जब हम दर्पण को पढ़ेंगे, तो वहां पर वास्तविक और आभासी का पूरा मसला खत्म हो जाएगा, सारी चीजों को आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, बस ये बात दिमाग में बैठा लेना, दो चीजें दिमाग में बैठाना है। प्रतिबिंब कब बनेगा, जब परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी, और ये किरणें एक ही वस्तु से आ ही रही होंगी, ये भी दिमाग में रखना है। ये नहीं कि एक दूसरे वस्तु से आए, एक दूसरे वस्तु से, नहीं, एक ही वस्तु से आ ही रहेंगे, और वो किरणें जब एक दूसरे को काटेंगी तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात हमको क्या दिमाग में रखना है, दूसरा ये रखना है कि प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी कब होगा, जब ऐसे दिमाग में बैठा लो, जब वास्तविक रूप से काटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, जब आभासी रूप से डॉट डॉट में काटेंगी तो आभासी प्रतिबिंब। अब ये वास्तविक और आभासी कब बनेगा, हम आगे दर्पण वाले सेक्शन में स्टडी करेंगे इसको। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर। इससे तो आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दर्पण क्या है। आपके घरों में समतल दर्पण पाया जाता है, जिसमें कि आप लोग अपना चेहरा बहुत ही देर तक बहुत ही ध्यान से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, दर्पण क्या होता है, आइए पहले इसको समझते हैं कि दर्पण है क्या। दर्पण जो है, जैसे मान लीजिए कांच है ना, कांच आप लोग जानते हैं जो पारदर्शी होता है, तो कांच है, इसके एक तरफ, जैसे मान लीजिए कोई कांच का एक टुकड़ा है, इसके एक तरफ, किसी एक तरफ ये पारदर्शी होता है। हमको पता है कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है, इसके आर पार दिखाई देता है ना। तो इस कांच के एक तरफ आप या तो पारे का या सिल्वर का, ये पारा है Hg मरकरी और ये सिल्वर है अर्जेंटन, या तो पारे का या सिल्वर का, इसके एक तरफ आप क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए, कलई कर दीजिए। पॉलिश करने को क्या कहते हैं, कलई करना, या आप पॉलिश कर दीजिए। तो ये जो कांच है पारदर्शी, इसके एक तरफ आप क्या कीजिए, या तो मरकरी का, पारे का या सिल्वर का, चांदी का, आप क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए, और फिर उस पर रेड आयरन ऑक्साइड का परत चढ़ा दीजिए या पेंट कर दीजिए। तो ये जो हमको जो परावर्तक पृष्ठ प्राप्त होता है या परावर्तक वस्तु प्राप्त होता है, इसी को हम कहते हैं दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ जाइए। कोई आपसे पूछे कि बताओ दर्पण क्या है, तो आप सीधे कह दीजिए कि जब कांच के एक तरफ पारे या सिल्वर का पेंट कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। और दर्पण स्टूडेंट्स क्या है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। दर्पण हमारा प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। तो कोई आपसे पूछेगा दर्पण क्या है, तो आप दर्पण बता ले जाएंगे। बस दर्पण को आप समझिए कि दर्पण कैसे बनता है, होता क्या है, ठीक है। तो दर्पण क्या है, जब कांच के एक तरफ हम लोग मरकरी का यानी पारे का या सिल्वर का, चांदी का आप पॉलिश कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो वो हमारा दर्पण बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो हमारा दर्पण बन जाता है। अब ये जो दर्पण है स्टूडेंट्स, ये दो प्रकार का होता है। दर्पण हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है स्टूडेंट्स गोलीय दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण।
दो प्रकार के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण तो आप लोग जानते ही हैं कि जब उसका पृष्ठ समतल हो, सीधा हो, प्लेन हो, तो उसके एक तरफ आप सिल्वर का या मरकरी का पॉलिश कर दीजिए तो वो हमारा क्या बनता है, समतल दर्पण बनता है। जैसे यहाँ पर आप इसके एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा, अगर ये भी समतल है, ये भी पृष्ठ समतल है। जैसे मान लीजिए ये है, अब ये पृष्ठ समतल है, दोनों तरफ समतल है, इसकी मोटाई भी लगभग सेम है, कहीं पर ज्यादा मोटा कहीं पर ज्यादा पतला नहीं है, लगभग एक ही मोटाई का है, हर जगह पर एक ही मोटाई है। तो इसके एक तरफ आप क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए या कलई कर दीजिए। किसका स्टूडेंट्स, मरकरी का या सिल्वर का, चांदी का या पारे का, आप एक तरफ क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए, तो ये हमारा समतल दर्पण बन जाएगा। समतल दर्पण क्या होता है, इसमें इसकी मोटाई लगभग हर जगह पर क्या होती है, सेम होती है। ये हो गया समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण क्या होता है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोलीय होता है। इसके बारे में हम समझेंगे, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, गोलीय होता है। तो इसके बारे में समझने से पहले आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये हमारा समतल दर्पण समझ में आ गया कैसे बनता है और क्या होता है। आपके घरों में भी समतल दर्पण ही प्रयुक्त होता है। तो ये जो समतल दर्पण है, इसमें अगर आपको अपना पूरा किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाना है, समतल दर्पण में कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। कंपटीशन के एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक में भी कभी कभी ऑप्शनल में पूछ दिया जाता है। तो देखेंगे समतल दर्पण के बारे में समझेंगे कि किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो समतल दर्पण की ऊंचाई होती है वो वस्तु की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, वस्तु की आधी होनी चाहिए। पहला कंडीशन है कि किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, जैसे मैं हूं, अगर मैं अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता हूं तो कितना बड़ा समतल दर्पण लाऊं कि उसमें मेरा पूरा प्रतिबिंब बने, तो वो समतल दर्पण मेरे ऊंचाई का आधा होना चाहिए, उसमें मेरी पूरी प्रतिबिंब बन जाएगी। तो किसी भी वस्तु में, किसी भी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना होगा तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु की आधी होनी चाहिए। यानी मैं जितना लंबा हूं, मेरे आधी ऊंचाई का अगर समतल दर्पण बना दिया जाए तो उसमें मेरा पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये होता है समतल दर्पण। और इसकी एक और चीज है समतल दर्पण की, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है स्टूडेंट। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक रूप में नहीं बनता है। आभासी बनता है, ये वास्तविक रूप में नहीं बनता है, क्योंकि कोई भी प्रकाश की किरण आती है एक वस्तु से तो यहाँ पर पड़ने के बाद वो एक दूसरे को आभासी रूप से काटती हैं, वास्तविक रूप से नहीं काटती हैं। इसलिए समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये विकल्प बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाता है कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब होता है स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब होता है, चमकत तो ना है, काट दियोगा, ठीक। जो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब होता है ये आभासी बनता है, आभासी बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है स्टूडेंट, सीधा। तो ये चीजें समतल दर्पण के बारे में आप लोग दिमाग में रख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। आप लोग भाषा में लिख के याद करेंगे कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। किसी वस्तु की पूरी प्रतिबिंब बनाने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की आधी होनी चाहिए। तो ये दो बातें हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये दो चीजें समतल दर्पण से संबंधित एग्जाम के ऑप्शन में, विकल्प में पूछ लिया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। मान लीजिए ये कांच का एक खोखला गोला है, कांच का एक खोखला गोला है। खोखला गोला का मतलब ये कांच की पारदर्शी पृष्ठ है और अंदर खोखला है, कुछ नहीं है, अंदर एकदम खाली है। जैसे लालटेन का शीशा देखे होंगे ना, तो जब वो गोला तो नहीं होता है लेकिन उसके एक पृष्ठ होता है और उसके अंदर क्या होता है, खाली होता है। तो इसी तरह से ये कांच का एक खोखला गोला, मैं यहाँ बॉल का एग्जांपल भी दे सकता था, लेकिन बॉल अंदर खाली होता है पर पारदर्शी नहीं होता है। तो ये कांच का एक खोखला गोला है जिसके आर पार दिखाई देता है और अंदर एकदम खाली है, अंदर कुछ नहीं है। तो ये कांच का एक खोखला गोला है। अब इसको आप यहां से काट दीजिए स्टूडेंट्स,
यहां से मान लीजिए कि इसको आप क्या कर दीजिए, यहां से काट दीजिए। तो आप इसको यहां से अंदर से ये खोखला है, अब आप इसको अंदर से काटेंगे तो आप बताइए ये किस तरह से बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा, ये आपको बताना है। आप इसको जब काटेंगे तो जो मिलेगा हमको ये कटा हुआ ये वाला पार्ट, ये किस तरह मिलेगा, ए बी या सी, ये आपको कमेंट करके बताना है। ए बी सी में से किस तरह से मिलेगा। तो चूंकि आप जानते हैं अंदर से ये क्या है, खोखला है, तो अंदर से खोखला है स्टूडेंट्स, अंदर से जब ये खोखला है तो इस तरह से है, खोखला है अंदर से। अब आप ये वाला पार्ट काट लेंगे तो आपको ऐसे ही तो मिलेगा, मतलब ये इस तरह से हमको मिलेगा। जब क्योंकि अंदर से ये खोखला, ये निशान बना है काटने का, ऐसा थोड़ी ना कोई पृष्ठ लगा दे रहे हैं, ये है, ये हम इसको यहां से काट रहे हैं इस तरह से, ये काटने का निशान है। तो जब आप इसको यहां से काट देंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, तो इस तरह से मिलेगा, तरह से मिलेगा। अब देखिए इसमें दो भाग है, ये छोटा वाला भाग लिए हैं, अब इसमें दो भाग है, एक इधर वाला भाग है और एक इधर वाला भाग है, इधर वाला भाग है और इधर वाला भाग है। इस भाग को हम कहते हैं धंसा हुआ भाग, इस भाग को कहते हैं धंसा हुआ, और इस भाग को कहते हैं उभरा हुआ भाग। देखिए दो भाग है स्टूडेंट्स इसमें, इस भाग को कहते हैं उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग, और इसको कहते हैं धंसा हुआ। देखिए इधर इस तरह से इधर धंसा हुआ है और इधर क्या है, उभरा हुआ है। तो इसको अगर हमको पॉलिश करना है, दर्पण बनाना है ना, तो इसको किसी एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो हमारा गोलीय दर्पण बन जाएगा। स्टूडेंट्स गोलीय दर्पण क्या होता है, एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ये कटा हुआ भाग है जिसके एक तरफ, चाहे धंसे हुए तरफ चाहे उभरे हुए तरफ, हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और एग्जाम्पल में आएगा, मान लो क्वेश्चन में आएगा कि हम लोग किसकी पॉलिश करते हैं, दर्पण में किसकी पॉलिश होती है, तो आप जानते हैं या तो ऑप्शन में मरकरी रहेगा या फिर चांदी रहेगा। चांदी को रजत भी कहते हैं, रजत, तो रजत भी कह सकते हैं। तो मरकरी और या चांदी का क्या होता है, पारा और चांदी का क्या होता है, एक तरफ पॉलिश किया होता है। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम कहेंगे कि जो गोलीय दर्पण होता है ये कांच के एक खोखले गोले का, अंदर कुछ नहीं होता है, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तरफ, चाहे उभरे हुए तरफ चाहे धसे हुए तरफ, हम क्या करते हैं, चांदी का या पारे का पॉलिश करते हैं, कलई करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, गोलीय दर्पण मिलता है। दर्पण कब बनेगा, अभी तो ये कांच का गोला था, चारों तरफ से दिख रहा था, पारदर्शी था, पारदर्शी था, इसके आर पार दिख रहा था। लेकिन अब जब आप इसके एक तरफ पॉलिश कर देंगे, चाहे उभरे हुए भाग की ओर करेंगे चाहे धसे हुए भाग की ओर, एक तरफ पॉलिश कर देंगे, और पॉलिश किसका करेंगे, चांदी का या पारे का, गुड। तो यहां पर जब आप इसके एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, गोलीय दर्पण। अब ये जो गोलीय दर्पण है स्टूडेंट्स, ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स कब ये हमारा गोलीय दर्पण, कब अवतल दर्पण होता है और कब उत्तल दर्पण होता है, इसको समझेंगे। ये हमारा मान लीजिए उस खोखले गोले का, इस खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग है, अब इसका ये उभरा हुआ भाग है और ये धंसा हुआ भाग है। जब हम इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तब हमको मिलता है अवतल दर्पण। तब हमको क्या मिलता है, अवतल दर्पण। जब हम इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं तब हमको मिलता है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो धंसा हुआ होता है। चूंकि पॉलिश उभरे हुए भाग की ओर करेंगे तो प्रकाश इधर से परावर्तित होगा। जैसे आपका समतल दर्पण है स्टूडेंट्स, ये समतल दर्पण है, इसके आप इस तरफ पॉलिश कर देते हैं तो प्रकाश की किरणें
इधर से परावर्तित होती हैं, इधर से परावर्तित होती हैं। प्रकाश की किरणें इधर से जाती हैं, टकरा कर वापस आती हैं, इधर से नहीं आती हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारा, अगर जिस तरफ आप पॉलिश करेंगे परावर्तक पृष्ठ उसके दूसरी ओर होता है। तो ऐसे ही अवतल दर्पण में आप इसके उभरे हुए भाग को पॉलिश करेंगे तो इसका परावर्तक पृष्ठ धसे हुए भाग की ओर होगा। तो अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण होता है स्टूडेंट, जैसे कि हमारा इस गोले का कटा हुआ भाग है, जब आप इसके, ये धसा हुआ है, ये उभरा हुआ है, ध्यान से समझेंगे, ये धसा हुआ है, ये उभरा हुआ है। जब आप इसके धसे हुए भाग को पॉलिश कर देंगे, जब आप इसके धसे हुए भाग को पॉलिश कर देंगे तो हमको मिलेगा उत्तल दर्पण। जब धसे हुए भाग को पॉलिश करेंगे तो क्या मिलेगा? उत्तल दर्पण। जब धसे हुए भाग को पॉलिश करेंगे तो क्या मिलेगा? उत्तल दर्पण मिलेगा। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। जब खोखले गोले के कटे हुए भाग को, जब खोखले गोले के कटे हुए भाग को या भाग के, ऐसा कह सकते हैं, जब खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए भाग को पॉलिश करते हैं, किसका पॉलिश करते हैं? हाँ, पारे का या चांदी का। गुड। तो जब खोखले गोले के उभरे हुए भाग को पॉलिश करेंगे तब हमको मिलेगा अवतल दर्पण। उभरे हुए भाग को पॉलिश करेंगे, उभरे हुए भाग को, तो क्या मिलेगा? अवतल दर्पण। और जब धसे हुए भाग को पॉलिश करेंगे तो क्या मिलेगा? उत्तल दर्पण मिलेगा। गुड। तो इस तरह से हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण प्राप्त करते हैं या बनाते हैं। समझ में आ गया उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है? ये चीजें आपके समझ में आ गई। ये चित्र बने हुए हैं A, B, C, D और E। अब आपको बताना है कौन सा दर्पण कौन है, कौन अवतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है। पहचान हम जानते हैं। पहचान क्या है? जब उभरे हुए भाग को पॉलिश करेंगे तो अवतल दर्पण, धसे हुए भाग को पॉलिश करेंगे तो उत्तल दर्पण। तो कमेंट करके बताइए कौन सा दर्पण है। A, B, C, D के फॉर्म में कमेंट करके बताएंगे। ना, तो यहां पर देखेंगे ये हमारा गोलीय दर्पण है। अब इसके कौन से भाग को पॉलिश किया गया है? उभरे हुए या धसे हुए? धसे हुए भाग को। गुड। धसे हुए भाग को पॉलिश किया गया है। तो धसे हुए भाग को पॉलिश करेंगे तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल। गुड, वेरी गुड, उत्तल दर्पण होगा। इसमें बताइए, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले आप बताएंगे कौन सा भाग पॉलिश है, ये देखेंगे। देखो ये धसा हुआ है, ये उभरा हुआ है, पॉलिश किधर है? धसे हुए भाग की ओर, ये भी उत्तल। अब इसको देखेंगे कौन सा भाग पॉलिश है? धसा हुआ भाग है या उभरा हुआ भाग है? उभरा हुआ। तो ये क्या है? उभरा हुआ भाग जब रहेगा तो क्या रहेगा? अवतल। उभरा हुआ भाग रहेगा तो क्या रहेगा? अवतल। गुड। इसका बताइए। हाँ, इसका भी कौन सा भाग पॉलिश किया हुआ है? धसा हुआ। धसा हुआ भाग रहेगा तो कौन सा दर्पण रहेगा? उत्तल। गुड। और ये उभरा हुआ भाग है, तो उभरा हुआ भाग जब पॉलिश रहेगा तो कौन सा दर्पण रहेगा? अवतल। गुड स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम अवतल और उत्तल दर्पण को समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे कि उत्तल और अवतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन किस प्रकार से होता है, और इस गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं और कुछ चीजों को जानेंगे जो कि फर्दर हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब ये जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को आप कॉपी में अपने लिख करके चित्र भी बना लीजिए, परिभाषा भी अच्छे से लिख लीजिए और वो आप अच्छे से याद भी कर लीजिए। दर्पण से संबंधित इन परिभाषाओं को अच्छे से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि यही सारी चीजें जानेंगे तो प्रकाश से संबंधित, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित और दर्पण से संबंधित सारी घटनाओं को और सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो दर्पण से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 360 पर वीडियो को देखिए। वीडियो की क्वालिटी को 360 या 480 करके देखिए, या तो वीडियो अच्छा दिखता है। हम लोगों ने खुद ट्राई किया था इसको देख करके। 360 पर आपने कम क्वालिटी में करके देखेंगे तो वीडियो साफ नहीं दिखेगा, तो वीडियो को 360 पर करके देखेंगे, आसानी से सारी चीजें अच्छे से दिखेंगी। अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में पहला हमारा है दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण का ध्रुव क्या होता है? अब ये किस दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ रहे हैं हम लोग? गोलीय दर्पण।
कौन से दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ रहे हैं? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में पहला है दर्पण का ध्रुव। ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल। ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या होता है? गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। बस छोटा सा परिभाषा है, लिख लीजिए। परवेज भाई जहां क्या लिख, तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है? कोई गोलीय दर्पण। अभी गोलीय दर्पण नहीं है। गोलीय दर्पण कब बनेगा? जब आप इसके एक तरफ पॉलिश करेंगे। किसकी पॉलिश करेंगे? पारा या चांदी का, Hg या Ag का। ठीक, तो इसके आप एक तरफ पॉलिश कर दिए, यहां पर आप पॉलिश कर दिए। कौन सा दर्पण बन गया? उभरे हुए भाग को पॉलिश किए हैं तो हमको अवतल दर्पण मिलेगा। गुड। तो इस दर्पण का ये जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु जो है, इसी को हम कहते हैं ध्रुव। P से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसी को हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ऐसे उत्तल दर्पण देख लीजिए। कौन सा दर्पण है ये? कोई दर्पण नहीं है अभी। जब आप इसके एक तरफ पॉलिश करेंगे तब ये दर्पण बनेगा। अब उत्तल दर्पण बनाना है तो धसे हुए भाग को पॉलिश करेंगे, तो ये हमारा उत्तल दर्पण। अब इसका जो मध्य बिंदु होता है स्टूडेंट्स, एक बीच वाला भाग, मध्य बिंदु जो होता है, इसी को हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते ये होता है ध्रुव। ये हमारा कौन सा दर्पण है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो ये दर्पण का ध्रुव होता है। दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या। जो हमारा गोलीय दर्पण है उसका वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो देखिए परिभाषा लिखा हुआ है, इसको कॉपी में आप लिख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे ये कांच का खोखला गोला था, इसी से काट करके हम गोलीय दर्पण बनाए थे। ये कांच का खोखला गोला था, इसी से काट कर हम गोलीय दर्पण बनाए थे। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, इसका केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसका केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का, उसका केंद्र ही गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? उस खोखले गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अर्थात स्टूडेंट्स, ये जो इस खोखले गोले का ये जो केंद्र है, ये जो केंद्र है, इसी को हम उस गोलीय दर्पण का जो इससे बना है उसका वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से पृष्ठ या परिध, वृत्त में परिध होता है, गोले में पृष्ठ होता है। तो केंद्र से पृष्ठ को मिला दो तो वो त्रिज्या होती है। केंद्र से पृष्ठ को मिला दो तो क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर जब केंद्र से पृष्ठ को मिलाएंगे तो त्रिज्या बनेगी। तो उस गोले की त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको लिख लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए इन्हीं टॉपिक्स को आइए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको मिटा दें। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कोई गोलीय दर्पण बनाने जा रहे हैं। अभी गोलीय दर्पण नहीं है। जब आप इसको पॉलिश करेंगे स्टूडेंट्स, पॉलिश करेंगे तो अब ये गोलीय दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। तो इस दर्पण का मध्य बिंदु क्या है? दर्पण का ध्रुव P, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, ये अगर हम इसको ऐसे आगे की ओर बढ़ाएं स्टूडेंट, ये गोले का ही तो कटा हुआ भाग है,
तो अगर हम इसको ऐसे डाट डाट आगे की ओर बढ़ाएं, ऐसे आगे की ओर बढ़ाएं, तो हमको वही गोला पुनः मिल जाएगा। डाट डाट करके अगर हम इसको ऐसे आगे की ओर बढ़ाएं इस तरह से, तो हमको वही गोला पुनः मिल जाएगा। तो इस गोले का जो केंद्र होगा, इस गोले का जो हमारा केंद्र होगा स्टूडेंट्स, यही जो केंद्र होगा इस गोलीय दर्पण के लिए, ये इस गोलीय दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होगा। सी से उसको प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से प्रदर्शित। इसको फिर से समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा गोलीय दर्पण है। अब ये गोलीय दर्पण गोले का ही तो कटा हुआ भाग है। तो अगर हम इसको आगे की ओर इसके पथ को बढ़ाएं ऐसे, तो फिर हमको वही गोला यहाँ मिल जाएगा। आगे की ओर ऐसे इसके पथ को बढ़ाएं, ऐसे पथ को बढ़ाएं, तो हमको फिर वही गोला मिल जाएगा। तो जब ये गोला मिलेगा तो इस गोले का एक केंद्र होगा। तो यही जो केंद्र होता है, ये इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। और वक्रता के और इसकी जो त्रिज्या होगी, इस गोली की जो त्रिज्या होगी, वही इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिध को मिलाइए तो त्रिज्या कहलाती है। तो यहां से आप इसको मिला दीजिए, यहां से आप इसको मिला दीजिए। तो जो आप इसको मिला देंगे तो ये हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसको आर से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे स्टूडेंट्स? आर से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमारा वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। और ये हमारी क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, ये बात समझ में आ गया। अब ये कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए हम समझेंगे। ये चित्र आप लोग कॉपी में बनाएंगे अपने, एक अच्छा नोट्स इस तरह से बनाएंगे। जो टॉपिक आपको समझ में आएगा कि इसको भी लिखना चाहिए, तो हम नहीं लिखाए हैं, बोले हैं, उसको भी आप लिख लीजिएगा। तो ये देखिए, अब ये कौन सा दर्पण है? अभी कोई दर्पण नहीं है। जब आप इसके एक तरफ पॉलिश कर देंगे स्टूडेंट्स, आप इसके एक तरफ क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे इस तरह से। जब आप इसके एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? गुड, उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो अब इस उत्तल दर्पण का ये देखिए, ये इसी गोले का तो कटा हुआ भाग है। तो अगर हम इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ाएं, ऐसे आगे की ओर बढ़ाएं ऐसे इस तरह से, तो हमको क्या? यही गोला पुनः मिल जाएगा। हमको यही गोला पुनः मिल जाएगा। अब इसका जो मध्य बिंदु है, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा दर्पण का ध्रुव है। ये मान लीजिए यही मध्य बिंदु, यही क्या है? दर्पण का ध्रुव। तो जब ये गोला बन जाएगा, जब ये गोला बन जाएगा तो उसका जो केंद्र मिलेगा आपको, केंद्र मिलेगा, जो उसका केंद्र मिलेगा आपको, इसी केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। इसी को ऐसे बढ़ाएंगे तो यही गोला मिलेगा ना, क्योंकि ये उसी का कटा हुआ भाग है। तो जब इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इसका जो केंद्र मिलेगा गोले का, वही इसका क्या कहलाएगा? इस उत्तल दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से पृष्ठ के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर पृष्ठ, ये हमारा ध्रुव है, आप यहाँ मिला दीजिए वो भी त्रिज्या रहेगा, यहाँ मिला दीजिए वो भी त्रिज्या रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि गोले की त्रिज्या सदैव समान होती है। तो ये हमारा वक्रता त्रिज्या है। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या है। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे और उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आर है, ये कौन सी दूरी है? ये जो आर है, ये कौन सी दूरी है? पी सी, पी और सी के बीच की दूरी है ना स्टूडेंट्स। पी और सी के बीच की दूरी क्या है? आर है। तो हम लिख देंगे पी सी बराबर क्या हो जाएगा? आर। और आर हमारा क्या है? आर हमारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या। ये हमारा वक्रता त्रिज्या है। पीसी, यही पी और सी के बीच की दूरी तो आर है, तो पीसी हमारा वक्रता त्रिज्या है। पीसी बराबर आर, पीसी बराबर ये दूरी आर, आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है, त्रिज्या है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, तो आप इसको अपना नोट्स बनाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।